शिक्षा व्यवस्था तो देखिए पिछले 8 महीने में ख़त्म हो गई है और इसको वापस खड़े करने का सरकार का कोई इरादा भी नहीं है। आज हमारे असंगठित क्षेत्र के लोगों की रोटी छीन गई है। 8 महीने में उनके पास कोई आमदनी नहीं है और जो आम पैसा था, जो जमा था, वो कर्ज होकर के आज हमारे पास है। सरकार जल्दी जांच कमेटी बनाकर इस बात का आकलन करे कि आर्थिक रूप से कौन कितना प्रभावित हुआ है लॉकडाउन के कारण और उनकी आर्थिक स्थिति वापस कैसे ठीक होगी, चाहे टैक्स में छूट दे के हो, चाहे मुआवजा के जरिए हो या ऋण के जरिए हो। और अगर इसके लिए कोई ठोस आर्थिक नीति लेकर नहीं आती है सरकार, वो आंदोलन को सड़कों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम सड़कों पर आएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। मैं अभी मौजूद हूँ समाज बचाओ आंदोलन लोक परिषद के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इस पर कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान जो लोगों पर प्रभाव पड़ा उसके लिए आज जो है लोक परिषद और समाज बचाओ आंदोलन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कासिफ यूनुस जी जो समाज बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं और रुपेश जी जो लोक परिषद के संयोजक हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, हम उनको सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इसमें आप जो बता रहे थे कि आकलन किया जाना चाहिए तमाम मुद्दों को लेकर के, तो आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, हम लोगों का सबसे पहला मांग ये है कि मार्च से लेकर अभी तक और आने वाले दिनों में भी जो आंशिक लॉकडाउन सरकार लगा के रखी है स्कूलों के लिए, खेल के लिए, इंटरटेनमेंट जो संस्थान हैं उनके लिए, उसका सबसे पहले तो एक ऑफिशियल कोई जांच टीम बनाए सरकार, आकलन हो कि कौन कितना प्रभावित हुआ आर्थिक रूप से, खासकर वैसे तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन कम से कम आर्थिक रूप से जो प्रभाव पड़ा है उसका एक आकलन जो है डेटा के फॉर्म में लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो सरकार उसका आकलन लगाए और आकलन लगाने के बाद उनको आर्थिक रूप से पुनर्स्थापित सरकार कैसे करेगी उसके लिए ठोस नीति लेकर सरकार आए। या तो उन्हें कोई ऋण उपलब्ध कराए, या उनके टैक्सों में उनको छूट दिया जाए, या फिर जो उनको नुकसान हुआ है पिछले 8-9 महीनों में उस नुकसान का 25%, 30% कुछ सरकार मुआवजा के तौर पर उनको भुगतान। मैं आपको थोड़ा इंटरफेयर करना चाहूँगा। जो आप बताएं ऋण देने की बात कर रहे हैं, तो सरकार तो कह रही है कि हम कुछ लोगों को ऋण मुहैया करा रहे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्यमी हैं। अभी तक के जो भी बैंक के द्वारा आप पूछेंगे, पता करेंगे तो 10 करोड़ से ज़्यादा का जिसका व्यापार है, सिर्फ उन्हीं लोगों को वो ऋण उपलब्ध कराया गया है जिसके बारे में सरकार कहती है कि 1 साल तक आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देना है, 1 साल के बाद इसका इंस्टॉलमेंट। ये जो सुविधा है वो ऐसे लोगों के लिए जिनके बिजनेस का टर्नआउट 10 करोड़ के आसपास है। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ से ऊपर टर्नआउट वाला 1% भी लोग नहीं है भारत के अंदर, ठीक है। उसके अलावा व्यवसायियों के अलावा प्रोफेशनल्स हैं, जैसे एडवोकेट्स हैं, शिक्षक हैं, ठीक है ना, जो प्राइवेट स्कूलों में कोचिंग में पढ़ाते थे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि शिक्षा नीति का अब क्या होगा। ऑनलाइन में जो गरीब में लोग हैं, गांव में लोग हैं, वहाँ इंटरनेट नहीं है, वो नहीं पढ़ पा रहा है गरीब का बच्चा। दूसरी चीज़, शहर में भी जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर एक घर में एक स्मार्टफोन है और वहाँ 3 बच्चे हैं तो पहले तो उसको 3 स्मार्टफोन खरीदना है, तभी वो पढ़ पाएगा। दूसरी चीज़ कि ऑनलाइन की जो पढ़ाई हो रही है उसमें जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड था वो पहले से ही हमारा जो है ख़राब था। अब जो जितनी पढ़ाई फिजिकल क्लासेस में होती थी उसकी 25% पढ़ाई ही ऑनलाइन में हो पा रही है। तो सिर्फ 25% पढ़ाई के साथ और हम उसको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप MA हो गए, आप MSc हो गए, तो उससे उसको रोज़गार तो नहीं मिल जाएगा, उसके लिए तो जीवन भर समस्या हो जाएगी, उसको कभी वो compete नहीं कर पाएगा मार्केट में रोजगार के लिए। तो जब इलेक्शन हो सकता है, चुनाव हो सकता है, लाखों की रैलियां हो सकती हैं, तो 50-100 लोग किसी क्लासरूम में बैठ के थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़ के नहीं सकते हैं। ऐसा क्या है कि अदालतों के जजेस को ही सबसे ज़्यादा कोरोना है और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षकों को ही कोरोना है, नेताओं को कोरोना नहीं है। लगातार मैं सड़कों गलियों पे कुछ लोगों से बात करता हूँ ऑफ कैमरा, तो वो कहते हैं कि लॉकडाउन शायद लगने वाला है। वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं जब चुनाव होता है, चाहे वो बिहार चुनाव हो, हैदराबाद में हाल में निगम चुनाव हुआ जहाँ हज़ारों की भीड़ थी, तो कह रहे हैं कि सिर्फ गरीबों पर ही जो लॉकडाउन क्यों होता है। क्या इन रैलियों में जो आपने जो बातें कही कि वहाँ पे क्या कोरोना नहीं है, तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार जब चुनाव होता है तब तो चुनाव करवा लेते हैं, लेकिन चाहे स्कूल विद्यालय खुलवाना हो या तमाम जगहों पर, क्यों, क्या वो वजह आपको लग रही है? देखिए, वजह बहुत साफ है।
जो जूम है, गूगल मीट है, ये है, वो है, जियो है, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा, ऑनलाइन मीटिंग हो रही, उससे उन कंपनियों को फायदा हो रहा है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं भारत के और जो इंटरनेशनल उद्योगपति हैं, उनको फायदा हो रहा है ऑनलाइन के काम होने से। तो ये जो 10-20 ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, वो अरबपति होती जा रही हैं, और उनसे बड़ी रकम जो है सरकार में जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, नेता और मंत्री, उनको मिल जाता है आसानी से। लेकिन एक छोटा स्कूल वाला जो 50 बच्चों का स्कूल किसी गांव में चलाता है, वो तो सरकार के किसी नेता या मंत्री को जाके पैसा नहीं ना दे सकता है, उसका तो परिवार ही नहीं चल पा रहा है। तो उससे सरकार को क्या मतलब है? बिहार में अगर आप देखें तो शिक्षा की व्यवस्था जो है पहले से चौपट है। हम नीति आयोग के जो भी सूचकांक है हर स्तर पर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पहले से पिछड़े हुए हैं। इस दौरान जब विद्यालय नहीं खुल रहे हैं तो क्या लग रहा है शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात होंगे, और इस तरीके से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, जिस तरीके से उनकी शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही, तो क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में? शिक्षा व्यवस्था तो देखिए पिछले 8 महीने में खत्म हो गई है, और इसको वापस खड़े करने का सरकार का कोई इरादा भी नहीं है। क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे, सजग होंगे, तो आंदोलित होंगे, और आंदोलित होंगे तो फिर सरकार को प्रॉब्लम हो गई। जिस तरह बिहार के सरकार किसानों को सरकार ने बिल्कुल मार कर रख दिया है, वैसे ही वो चाहते हैं कि हरियाणा, पंजाब और जो विकसित किसान हैं उनको भी एकदम हम मार दें। इसी तरह बिहार के छात्रों को, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, बिहार के टीचरों को सरकार इतना मार देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है कि वो कभी उठ खड़े ही ना हो और अपनी मांग को रख ही ना पाए। आप आज अफ्रीका चले जाइए, अफ्रीका में 10 ऐसे देश हैं जहाँ खाने पीने की बेसिक प्रॉब्लम्स है, लेकिन वहाँ आंदोलन नहीं हो पाता है। क्योंकि आंदोलन के लिए, खड़े होने के लिए भी एक बेसिक आपको एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए कि अगर आप एक दिन अपना बर्बाद कर रहे हैं, आंदोलन में आ रहे हैं, धरना में आ रहे हैं, तो उस दिन आपका परिवार क्या खाएगा जिस दिन आप आंदोलन में आए? तो एक दिन का खर्चा अगर आपके पास होगा तब तो आप धरना में आइएगा अपनी मांगों को लेके। तो सरकार नहीं चाहती है कि एक दिन का भी खर्चा आपके पॉकेट में रहे, ताकि आप हर रोज रोजगार के तलाश में जो है अपना घूमते रहिए और कभी अपने अधिकारों को लेकर आप संगठित ही नहीं हो पाइए। तो संक्षिप्त में बता दीजिए, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लंबो लुआब है, पॉइंट्स में वो कौन कौन सी मांगे हैं जो आप सरकार से करना चाहते हैं? क्योंकि आपने जो है फिर आंदोलन करने की चेतावनी दी, अगर सरकार नहीं बात मानती है तो आप आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो पॉइंट वाइज वो कौन सी मांगे हैं? लब्बो लुआब यही है कि सरकार जल्दी जांच कमेटी बनाकर इस बात का आकलन करे कि आर्थिक रूप से कौन कितना प्रभावित हुआ है लॉकडाउन के कारण, और उनकी आर्थिक स्थिति वापस कैसे ठीक होगी, चाहे टैक्स में छूट दे के हो, चाहे मुआवजा के जरिए हो, या ऋण के जरिए हो, या किसी और आर्थिक पॉलिसी के जरिए हो, उनको फिर से आर्थिक रूप से कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और अगर इसके लिए कोई ठोस आर्थिक नीति लेकर नहीं आती है सरकार, तो समाज बचाओ आंदोलन और लोक परिषद दूसरे तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को एक करके और इसको आंदोलन को सड़कों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और हम सड़कों पर आएंगे। नई सरकार बिहार में बन चुकी है, 1 महीने कैबिनेट को हो चुके हैं, इतना काफ़ी है। 1-2 कैबिनेट मीटिंग भी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अगली कैबिनेट मीटिंग में नीतीश सरकार कुछ इस पर ठोस पॉलिसी लाए। अगर नहीं लाएगी तो हम अपने अधिकारों को लेकर प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ जो संवैधानिक रास्ता है उसको अपनाते हुए और आंदोलन में जाएंगे। इसको लेके अगर आप मदद करने की बात करें, नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि हमने तो 1,000 रुपया लोगों के खाते में दिए हैं। साथ ही उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो लोग बिहार श्रमिक आ रहे हैं हम सबको रोजगार देंगे। तो क्या लग रहा है नीतीश सरकार ने ऐसे लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है? देखिए, कानून के टर्म्स में इसको आर्बिट्रेरी कहते हैं कि आपने कोई आकलन किया ही नहीं और आपने हमको 1 रोटी दे दिया कि इससे आपका पेट भर जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप पहले आकलन करिए, पहले जांच बैठाइए कि कौन कितना प्रभावित हुआ है, और जो प्रभावित हुआ है, अगर मैं 4 रोटी खाता हूं और मेरी चारों रोटी छिन गई है तो सरकार हमको कम से कम 2 रोटी तो दे या 1 रोटी तो दे। आप एक टुकड़ा दे दीजिएगा और कहिएगा कि हमने तो आपका पेट भर दिया। इसका कहीं कोई आकलन ही नहीं है, न केंद्र सरकार के पास और न राज्य सरकार के पास, कि कौन कितना प्रभावित हुआ है। ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर एक व्यक्ति और उद्योग का जांच होना चाहिए कि कौन कितना प्रभावित हो रहा है, और सरकार को उसके हिसाब से उसको या तो ऋण दे के पुनर्स्थापित करे, मुआवजा दे, किसी तरह से वापस उसको उसी आर्थिक स्थिति में लाए जिस आर्थिक स्थिति में वो फरवरी 2020 में था। जी, तो आप करें एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो ये आकलन करे कि किसको किसको कितना लॉस हुआ है, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचा जाए। तो इसके साथ ही हमारे साथ जो है रुपेश जी हैं, लोक परिषद के संयोजक, काफ़ी अच्छा लंबे वक्त से कार्य करते रहे, कोरोना के वक्त में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो रुपेश जी, हम आपके ज़रिए समझना चाहेंगे आपकी भाषा में कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप क्या मांग रख रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आप कुछ बातें कर रहे थे, तो बहुत संक्षिप्त में आप उन बातों को दर्शकों के सामने रखिए।
देखिए, पूरे अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो 90% से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं। और जब 90% असंगठित क्षेत्र के लोग हैं तो उनके लिए जो ज़्यादा बड़ा सेक्टर है, और सरकार इन्हीं से इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, तो जब टैक्स भी हम ही से ज़्यादा ले रही है और हमारे लिए कोई योजना नहीं दे रही है सरकार, ये सबसे चिंता की बात है। आज हमारे असंगठित क्षेत्र के लोगों की रोटी छिन गई है। 8 महीने में उनके पास कोई आमदनी नहीं है, और जो आम पैसा था, जो जमा था, वो कर्ज होकर के आज हमारे पास है, क्योंकि पैसा तो ख़त्म हो गया और कर्ज लेकर के खाए हैं या फिर अभी एक टाइम का खाना खा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग का ये कहना है कि उनको कम से कम जो छीन गया है वो व्यवस्था कर दिया जाए, और वो है रोज़गार छीन गया उनका, पैसा उनका लोन में आ गया है, उनको अनाज नहीं मिल रहा है। तो हमारे बफर स्टॉक में जो अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान यही कह रहे हैं कि हमारे अनाज को लेकर समर्थन मूल्य दे करके आप बफर स्टॉक बनाइए। तो बफर स्टॉक कब बनेगा? जब बफर स्टॉक हमारे पास है, वो खाली होगा जगह। अभी आसमान के नीचे आए दिन सुनते हैं आप कि अनाज सड़ रहा है, गोडाउन में चूहा अनाज खा रहा है। तो उस अनाज को जनता के सामने उसको फ्री में बांट दे उसको, तभी तो वो जगह शुरू होगा, तो तभी किसान आंदोलन का भी हल होगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि किसानों को समर्थन मूल्य दे, और जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको फ्री में अनाज 1 साल तक का दे दिया जाए। और उसके साथ साथ ये है कि जो ऋण की व्यवस्था है वो हर व्यक्ति के वोटर आईडी से वो सरकार बना सकती है। तो ऋण क्यों नहीं वोटर आईडी पे मिल सकता है? तो जिनके पास वोटर आईडी है उनको एक व्यापार के अनुकूल कम से कम 1 लाख रुपए का उनको ऋण देना चाहिए, जो कमज़ोर लोग हैं। तो इन्होंने कहा भंडारण की बात। हम आपको बता दें कि जो कृषि बिल आया है इसके पीछे भी एक उन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट रख दिया कि चूंकि सरकार के पास स्टॉक में अनाज है, जब वो स्टॉक खाली होगा तब वहाँ पे किसान जो है वो अनाज रख पाएंगे और तब अनाज सरकार खरीदेगी। तो जब उन्होंने कृषि बिल के बारे में छेड़ दिया तो हम सर आपसे एक सवाल है कि जो एनडीए के नेता हैं बिहार में आंदोलनरत हैं, अब वो अपनी तरफ से आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ के किसानों को गलत ठहरा रहे हैं कि वो लोग जो है खालिस्तानी हैं या फिर पाकिस्तान से मिले हुए हैं, या कुछ लोग कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इस नज़रिए को लगातार जो काफ़ी आक्रामक हो गए, आप देख रहे होंगे 25 दिसंबर तक चलेगा ये आंदोलन, ये जो कार्यक्रम है बीजेपी के नेताओं का, एनडीए के नेताओं का, एनडीए नहीं कहें, जेडीयू किसानों के फेवर में कहीं ना कहीं जो बातें निकलकर अभी तक सामने आई हैं, बीजेपी के नेता ये बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका स्टैंड ऑफ पॉइंट क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो आंदोलन कर रही थी, तो वो कहाँ का पाकिस्तानी थे कि अफगानिस्तानी थे? वो पहले बताए, अपना साबित करे कि जब कांग्रेस सरकार में थी तब वो जब आंदोलन कर रहे थे वो पाकिस्तानी थे, सरकार के खिलाफ वो कर रहे थे। आज वो सरकार में है और जो कांग्रेस कर रही थी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको आप कह दे रहे हैं कि कोई पाकिस्तान, तो हर किसान के मुद्दे पे बोलने वाला भी पाकिस्तानी हो गया, और अन्य मुद्दे पर रोजी रोटी की बात करने वाला पाकिस्तानी हो गया, और अपने अधिकार की बात करने वाला सब पाकिस्तानी है भारत का। अब बताइए, भारत के लोग जो पंजाबी लोग वहाँ के हैं, जो वहाँ के सिख लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं? ये कहाँ, मतलब ये तो सेंस की बात है, और जनता इस सेंस को समझती है कि सरकार की इस भाषा को समझती है। इसलिए ये सब हंसी मजाक की बात है। किसी को पाकिस्तानी कह देना, किसी को कुछ और कह देना, देशद्रोही कह देना, ये सब तो मजाक की बातें हो गई है। इसलिए सरकार हमेशा से कटघरे में है और आगे भी कटघरे में है। जवाब उन्हीं को देना है कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों है। बिहार में देख लीजिए हालत जा करके, किसानों की लंबी लाइन लगी रहती है और वो बिचौलिया के हाथ बेचना पड़ता है। यहाँ समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है लोगों को। आप पैक्स की देख लीजिए स्थिति क्या हालत है। तो इसलिए बिहार में तो नीतीश कुमार ने पहले ही खराब कर दिया किसानों की हालत, और अब केंद्र के द्वारा खराब किया जा रहा है। तो कौन झूठ फैला रहा है? या तो फिर वो झूठ फैलाकर सरकार में आए हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में थी, अगर सत्ता के खिलाफ बोलना झूठ है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी तो झूठ बोल रही थी। तो झूठ फैला करके वो आए हैं। पहले ये तो अपने को साबित करें कि वो कैसे सच बोले। सिर्फ वही तो सच नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ये बात सब अनर्गल बात है, और जनता की जो आंदोलन चल रही है, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से समाज बचाओ आंदोलन लोक परिषद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। पूरा लबो आप यही देखें तो इन लोगों की मांग है कि जो चाहे वो महिलाएं हों जिन्होंने परेशानियां झेली, जो किसान हैं, या जो तमाम जो असंगठित क्षेत्र जो 95% जहां लोग काम करते हैं, इन लोगों के बारे में एक समिति सरकार बनाए, फिर आकलन करे कि किसको कितना लॉस हुआ है और उसके ज़रिए आर्थिक कॉम्पनसेशन दिया जाए, या जो भी
संभव हो उन्हें फिर से आर्थिक तौर पर खड़े करने की, तो इन लोगों की मांग थी। और अगर सरकार इन मांगों पर अगर विचार नहीं करती है, अगर समिति का गठन नहीं करती है, तो फिर ये लोग सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।